नमस्ते किताबी जासूसों, नॉवेल एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम नॉवेल्स की कहानियों को ऐसे खोलते हैं जैसे कोई मसालेदार बॉलीवुड ट्विस्ट। रसीले प्लॉट, पागलपन भरी थ्योरीज और ढेर सारा मजा। अपने पॉपकॉर्न लाओ, सब्सक्राइब दबाओ और चलो कहानियों की रोलर कोस्टर राइड पर। कहानी शुरू होती है। अब अध्याय 26। तुम्हारा भाई अब तुमसे बेहतर है, प्रीति अय्यर ने और अधिक उदास होकर बात की। एक बार मेरी माँ ने कहा कि वे मुझे टहलने ले जा रही हैं, लेकिन इसके बजाय वे मुझे उस आदमी के घर ले गईं। अगर मैं चुपके से नहीं भागती तो मुझे शक है कि वे मुझे वहीं छोड़ने की योजना बना रही थीं। मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें चिंता है कि मैं कुछ ऐसी परेशानी पैदा कर दूंगी जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अब सब कुछ से बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर साक्षी गुप्ता के दिल में तेज दर्द हुआ। उसे नहीं पता था कि हालात इतने खराब हैं। पारिवारिक कर्तव्य सभी कर्तव्यों में सबसे कठिन होता है। साक्षी गुप्ता ये जानती है। एक और प्रीति की उम्र का बच्चा स्वाभाविक रूप से विद्रोही होता है, लेकिन उसे ये भी समझ था कि प्रीति की हर बात को पूरी तरह सच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह केवल उसका पक्ष था। इस उम्र के बच्चे हर चीज से नाराज रहते हैं, खासकर अपने माता पिता की पाबंदियों से। उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उन्हें चाहे जो करे प्यार नहीं करते। अगर वे वास्तव में उसे प्यार नहीं करते तो उसे मेरे भाई अर्जुन मल्होत्रा के साथ रहने के लिए नहीं भेजते। क्या तुम खुद को साबित नहीं करना चाहती? क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं हैं? क्या तुम अपने सपनों को साकार नहीं करना चाहती? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी भी सिर्फ एक बच्ची हूँ। मैं जो भी करूँगी उसकी सीमा होगी। मेरे कहने या करने की हर बात उनके अनुसार गलत है। वे कहते हैं कि मैं घर में सिर्फ खाती हूँ। ठीक है, तो मैं कम खाऊंगी। चूंकि वे मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं चुप रहने की कोशिश करूंगी और उन्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं और क्या कर सकती हूँ। उनके योजना के अनुसार जीवन जीना मैं नहीं कर सकती। ये सुनकर साक्षी गुप्ता ने प्रीति की स्थिति को कमोबेश समझ लिया। इस उम्र के बच्चे सभी गर्वीले होते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि वे महान हैं, जानकार हैं और दुनिया को चुनौती देने में सक्षम हैं। लेकिन माता पिता अपने बच्चों को आसानी से लापरवाही करने कैसे दे सकते हैं? वे अनुभव कर चुके हैं। वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सबसे अच्छा है। बड़े लोग इस समय अंधे और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वे हमेशा मानते हैं कि वे एक बच्चे से बेहतर कर सकते हैं। वे सभी सोचते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वह उनके लिए किए गए बलिदानों को समझेगा। लेकिन आज के बच्चे अपने माता पिता की पीढ़ी जैसे नहीं हैं। आज के बच्चे उन्नत जानकारी के युग में रहते हैं और इसलिए वे बहुत कुछ जानते हैं। उनकी नज़र में उनके माता पिता अज्ञानी हैं और स्वाभाविक रूप से वे उनके अनुशासन का विरोध करते हैं। इसे समझकर साक्षी गुप्ता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समझती हूँ। तुम गलत नहीं हो। प्रीति अय्यर ने जिद्दीपन से कहा, मुझे भी नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। वे ही गलत हैं, है ना? साक्षी गुप्ता ने सिर हिलाया। हाँ, वे ही गलत हैं। प्रीति अय्यर की वास्तव में मदद करने के लिए पहले उसके साथ खड़ा होना होगा, वरना सारे सिद्धांत और समझाने की कोशिश बेकार होगी। अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो उन्हें लगता है कि वे उन्हें समझते नहीं, और वे दृढ़ता से मानते हैं कि वे सही हैं। कोई भी समझाने की कोशिश उनकी विचारों का खंडन माना जाता है, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि वे क्या सोचते हैं, खासकर मेरे दादा दादी। मैं तो बोलती ही नहीं। जैसे ही उसने बात शुरू की, प्रीति अय्यर ने अपनी सारी शिकायतें बिना कुछ छिपाए उड़ेल दी। वह अपनी सारी असंतुष्टि व्यक्त कर रही थी। उसने इन भावनाओं को बहुत लंबे समय तक दबा रखा था, क्योंकि किसी ने उसका पक्ष नहीं सुना था। प्रीति अय्यर को लगा जैसे उसे आज आखिरकार कोई समझने वाला मिल गया। उसकी सारी नाराजगी और दुख बाहर निकल आए। साक्षी गुप्ता बस सुनती रही बिना टोके। प्रीति की शिकायतों के माध्यम से साक्षी गुप्ता ये समझ पाई कि अर्जुन मल्होत्रा का परिवार कैसा था और उसके परिवार के लोग कैसे थे। प्रीति अय्यर ने जब दूसरों के बारे में बात की तो आखिरकार अर्जुन मल्होत्रा की बारी आई। दूसरों के बारे में बात करते समय साक्षी गुप्ता उन लोगों को नहीं जानती थी और टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अर्जुन अलग था। साक्षी गुप्ता अर्जुन मल्होत्रा को जानती है, इसलिए वह बीच बीच में बोल पड़ती थी, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा मजबूत है। बकवास। वह कैसे ज्यादा मजबूत है? प्रीति अय्यर ने अविश्वास में खंडन किया। तुम्हें विश्वास नहीं? जब बात अर्जुन मल्होत्रा की आई तो साक्षी गुप्ता के पास कहने को बहुत कुछ था। तुम्हारा भाई शारीरिक रूप से तुमसे ज्यादा मजबूत है। वह हर दिन पैकेज डिलीवर करता है। वह तेज दौड़ता है। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम उसे दौड़ में नहीं हरा सकती। वह एक सांस में 10 मंजिलें चढ़ सकता है। क्या तुम कर सकती हो? साक्षी गुप्ता ने पूछा। प्रीति अय्यर ने सोचा, उसने वास्तव में पहले कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं कर पाए। ये साबित नहीं करता कि वह इतना महान है। वह तो बस इतना दौड़ने का आदी है। अगर मैं 3 से 5 साल तक दौड़ूं तो मैं निश्चित रूप से उससे बेहतर हो जाऊंगी। वह घर के काम और खाना बनाने में बहुत अच्छा है।
देखो ये सब उसने ही साफ किया है। साक्षी गुप्ता ने साफ सुथरे घर की ओर इशारा किया। तो क्या हुआ, अगर मैं चाहूं तो मैं भी कर सकती हूँ। प्रीति अय्यर ने फिर से खंडन किया। साक्षी गुप्ता ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जब समय होगा तो हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। साक्षी गुप्ता ने आगे कहा, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारा खाना बनाना उसके जितना अच्छा नहीं है। क्या इसे गुण माना जाता है? एक असली पुरुष को बाहर जाकर सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। पत्नी और बच्चों के लिए पैसा कमाना चाहिए, न कि घर का पति बनना। इसमें क्या खास है? तुम अब ये तो नहीं कहोगी कि वह कोई उच्च श्रेणी का रसोया है। मैं ऐसी बिना आधार वाली डींगों पर विश्वास नहीं करूंगी। साक्षी गुप्ता ने सहमति में सिर हिलाया, बिना आपत्ति किए। ठीक है, एक और बात, तुम्हारा भाई वास्तव में लड़ाई में बहुत अच्छा है। तुम्हारी क्षमता के आधार पर भले ही तुम्हारे साथ 40 या 50 लोग हों, फिर भी वह तुम्हें हरा देगा। तुम्हें विश्वास नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। बस करो, मैं तुम्हारी बेतुकी कहानियों पर विश्वास नहीं करूंगी। प्रीति अय्यर ने साक्षी गुप्ता को गौर से देखा और फिर कहा, दीदी, क्या तुमने कभी सोचा कि तुमने उसे इतना कुशल लड़ते हुए क्यों देखा? क्या होगा अगर यह सब सिर्फ तुम्हारे करीब आने का नाटक था? शायद उसने उन लोगों को किराए पर लिया था। साक्षी गुप्ता हंसी। लड़की, तुमने बहुत टीवी देख लिया है। प्रीति अय्यर को परवाह नहीं थी। मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत संभव है। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारा भाई पसंद हो जाए तो। साक्षी गुप्ता ने कहा। नहीं, प्रीति अय्यर ने जल्दी से सिर हिलाया। कृपया उसके लिए मत पढ़ो, वह तुम्हारा भाई है। मुझे उसे पसंद करने में क्या गलत है? क्या तुम नहीं चाहती कि उसे जल्दी कोई साथी मिले? साक्षी गुप्ता ने भ्रमित होकर पूछा। दीदी, उसके चेहरे से धोखा मत खाओ। उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह एक गरीब हारा हुआ है। उसमें कोई क्षमता नहीं है, कोई रूप नहीं है। संक्षेप में उसके पास तुमसे मेल खाने वाला एक भी अच्छा गुण नहीं है। कृपया उसे कुछ खाने के साथ तुम्हारा दिल जीतने मत दो। पुरुष तब तक नम्र बनने का नाटक करते हैं जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते हैं। यह उनकी रणनीति है। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया में इतने अच्छे पुरुष कहाँ होते हैं? वह कहावत कैसे है, पैसे पर भरोसा करो और तुम अच्छा जियोगी, प्यार पर भरोसा करो और तुम न इंसान रहोगी न भूत। पुरुष का दिमाग कभी नहीं बदलता। वह तुम्हारे सामने हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन पीठ पीछे क्या होता है? तुम मकान मालिक हो, क्या तुम्हारे पास उसकी कमरे की चाबी नहीं है? अध्याय 27। दूसरों के लिए परेशानी पैदा करना बंद करो। हम अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते? पुरुष अकेले में बिल्कुल अलग होते हैं। प्रीति अय्यर को लग रहा था कि साक्षी गुप्ता को अर्जुन मल्होत्रा के लिए खास भावनाएं हैं, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि साक्षी जैसी शानदार महिला को अर्जुन जैसे पुरुष में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। प्रीति की नज़र में अर्जुन बहुत साधारण था, ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं था और हमेशा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था, बिल्कुल घर के लोगों की तरह। साक्षी इतनी सुंदर और काबिल थी, उसे अर्जुन जैसे बेकार पुरुष के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सुंदर साक्षी और अर्जुन को एक साथ सोचकर प्रीति को लगता था कि यह पाप है। वह ऐसी बात होने नहीं देगी। यह प्रीति की बातों ने साक्षी की जिज्ञासा को सफलतापूर्वक जगा दिया, लेकिन साक्षी को लगता था कि ऐसा करना बहुत सम्मानजनक नहीं होगा। आखिरकार अर्जुन हमेशा उसका सम्मान करता था। उसके कमरे में उसकी अनुमति के बिना जाना असभ्यता होगी। दीदी, आप हिचकिचा क्यों रही हैं? उसे पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चल गया तो बस कह देना कि मैं उसके कमरे में जाना चाहती थी। वह आपको दोष नहीं देगा। प्रीति ने पास से उसे उकसाया। साक्षी का मन डोलने लगा। लेकिन अगर हम जाकर देख लें और तुम्हारा भाई वैसा न हो जैसा तुमने बताया? साक्षी ने अपनी जिज्ञासा को रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं गारंटी देती हूं कि उसका कमरा सुअर के बारे जैसा गंदा होगा। प्रीति ने आत्मविश्वास से कहा। वह मेरा भाई है, मैं कैसे नहीं जानूंगी कि वह कैसा इंसान है? लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो? साक्षी अभी भी हिचकिचा रही थी। ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ, वरना वह मेरा भाई नहीं होगा। दीदी, क्या आपने नहीं सुना? पुरुष औरतों के लिए लालची होते हैं, और आपके जैसी सुंदरता के सामने हर दिन वह कैसे बेअसर रह सकता है? कौन जानता है कि वहां किस तरह के टिश्यू पड़े हों? साक्षी का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसे जिज्ञासा हुई कि क्या अर्जुन के कमरे में वह चीज होगी। चलो दीदी, अब और देर मत करो, चाबी निकालो। प्रीति ने अधीर होकर उकसाया। अरे लड़की, वह तुम्हारा भाई है, तुम उसकी बुराई कैसे कर सकती हो और मेरे जैसे बाहरी की मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें अपने भाई की मदद नहीं करनी चाहिए और उसकी हर तरह से तारीफ करनी चाहिए? तुम नियमों के खिलाफ क्यों खेल रही हो? साक्षी ने उलझन में पूछा। वह आपके लायक नहीं है, मैं उसे आपका नुकसान करने में क्यों मदद करूं? अगर भविष्य में कोई बदसूरत औरत उसे पसंद कर ले तो वह उसकी किस्मत होगी। प्रीति ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। वह मन ही मन सोच रही थी, भाई, अपनी बहन को दोष मत देना। क्या करें?
साक्षी बहुत सुंदर है, तुम उसके लायक नहीं हो, तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। बेहतर है कि तुम्हारा असली रूप जल्दी सामने आए और वह लगाव खत्म हो जाए। साक्षी ने सुना और हंस पड़ी। उसने पहले अर्जुन के फोन में उस तरह की फिल्में देखी थीं। शायद उसने अपने कमरे में वह किया हो, कौन जानता है। साक्षी, हंसना बंद करो और चाबी लाओ। साक्षी को हंसते देख प्रीति ने चिंतित होकर उकसाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। साक्षी ने आखिरकार खुशी से सहमति दी। साक्षी ने चाबी निकाली और अर्जुन के बेडरूम का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही प्रीति अंदर दौड़ पड़ी। साक्षी एक पल के लिए हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। प्रीति कुछ कदम आगे बढ़ी और अचानक रुक गई। वह हक्का बक्का रह गई, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। प्रीति की प्रतिक्रिया देखकर साक्षी का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। क्या अर्जुन का कमरा वाकई उन टिश्यू से भरा था जैसा प्रीति ने कहा था? प्रीति, क्या हुआ? साक्षी ने बेचैनी से पूछा। साक्षी को और अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर उसने वाकई वे दृश्य देख लिए तो वह क्या करेगी? महिलाएं इतनी जटिल होती हैं, जिज्ञासु होती हैं, फिर भी सच देखने से डरती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। वह आगे बढ़ती रही। वह अर्जुन के बिस्तर तक गई और चादर खींची। वह खाली था। साक्षी शोर सुनकर कमरे में घुसी। उसने एक साफ सुथरा कमरा देखा। प्रीति ने जिन चीजों का जिक्र किया था उनका कोई निशान नहीं था। लेकिन क्या अर्जुन के फोन में वे फिल्में नहीं थीं? वह स्पष्ट रूप से एक सामान्य पुरुष था। फिर उसका कमरा इतना साफ क्यों था? क्या इसका मतलब यह था कि अर्जुन के दिल में वह उन फिल्मों की औरतों से कम आकर्षक थी? खजाना ढूंढने की तरह प्रीति ने हर जगह देखा, यहाँ तक कि कचरे के डिब्बे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उसने बहुत देर तक खोजा और कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कहीं और हो सकता है? अलमारी में, बाथरूम में। प्रीति ने दोनों जगहों की बारीकी से तलाशी की और फिर भी निराश हुई। पूरा कमरा साफ सुथरा था और बिल्कुल भी पुरुष के रहने जैसा नहीं लगता था। न सिर्फ पुरुषों का, बल्कि औरतों ने भी इतना साफ कमरा शायद ही देखा हो। साक्षी, क्या आपने गलाह की थी? प्रीति ने उलझन में पूछा। साक्षी ने कंफ्यूज होकर कहा, मैंने गलताई की। हाँ, क्या मेरा भाई यहाँ नहीं रहता? प्रीति ने अनुमान लगाया। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ? साक्षी उलझन में थी। ये समझ में नहीं आता। प्रीति जितना खोजती थी उतना ही चिड़चिड़ी होती थी। इस समय साक्षी भी परेशान होने लगी थी। आखिरकार अर्जुन के पास 11 इमारतें थीं, भले ही वे किराए पर दी गई हों। क्या वहां कोई मालिकाना कागजात नहीं होने चाहिए? हर इमारत के लिए एक मालिकाना पत्र के बजाय हर घर के लिए एक होना चाहिए। ये हजारों में होगा। चूंकि ये चीजें अर्जुन के कमरे में नहीं मिली, तो वे कहाँ हो सकती हैं? अर्जुन के कमरे में केवल उसका निजी सामान था। संपत्ति से संबंधित कोई चीज का कोई निशान नहीं था। क्या वे बैंक में रखे गए होंगे? या शायद अर्जुन के घर पर? क्या वह वाकई कहीं और रहता था? अपना खुद का घर था। साक्षी को अचानक बहुत बेचैनी हुई। उसे चिंता हुई कि उसका सपना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अर्जुन हमेशा उसके आसपास सच्चा लगता था, लेकिन क्या यह उसका असली पक्ष था, या ये सिर्फ वही था जो उसे सच्चा लगता था? हालांकि जब वे पहली बार मिले थे, तब ऐसा नहीं लगा था कि अर्जुन ने जानबूझकर उससे संपर्क किया था। क्या वह वाकई वैसा अविश्वसनीय इंसान हो सकता है जैसा उसे शक हो रहा था? और वह संयोगवश उसकी जिंदगी में आ गई और उसका शिकार बन गई। खुद को रोक न पाकर साक्षी ने बेतहाशा सोचना शुरू कर दिया। अब तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचती हो लड़की? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रीति भी परेशान थी। मुझे समझ आ गया, यह मेरी वजह से होगा। उसने मेरे आने से पहले सब साफ कर लिया, वरना ऐसा नहीं होता। अध्याय 28। उसके दिल में अर्जुन मल्होत्रा कुछ भी कर सकता था। मेरे दिमाग में एक विचार है, कल सुबह जब वह उठेगा तो मैं मौका देखकर उसके कमरे में घुस जाऊंगी। तब मैं निश्चित रूप से उसका असली चेहरा देख लूंगी। प्रीति अय्यर ने आत्मविश्वास से कहा। आइए बस इस गंदगी को साफ कर दें। साक्षी गुप्ता ने लाचार होकर सिर हिलाया। दीदी, आप साफ सफाई क्यों कर रही हैं? ये थकाने वाला है। जब वह पूछेगा तो बस कह देना कि मैं उसके कमरे में जाने की जिद कर रही थी। वह मेरा क्या कर लेगा? प्रीति ने खेद भरी मुस्कान के साथ कहा। साक्षी ने लाचार होकर सिर हिलाया और अकेले साफ सफाई शुरू कर दी। ये देखकर प्रीति से रहा न गया और वह भी साफ सफाई में जुट गई। कमरे को व्यवस्थित करते हुए साक्षी ने धैर्यपूर्वक प्रीति से कहा, प्रीति, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई के बारे में वाकई गलतफहमी है। मुझे नहीं पता कि वह पहले कैसा था, लेकिन जब से वह मेरे साथ रहने आया है, मुझे लगता है कि वह एक भरोसेमंद इंसान है, बहुत सादा और सुसंस्कृत। ये तुम्हारा भ्रम है। मेरे भाई को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह एक हारा हुआ है। मैंने उसे छोटे बच्चे से बड़ा होते देखा है। ठीक है, प्रीति अय्यर ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि प्रीति ने ऐसा कहा, लेकिन उसके मन में अनिश्चितता थी। वह मन ही मन सोच रही थी,
भाई, जल्दी से मुझे तुम्हें कुछ गलत करते हुए पकड़ने दे, वरना यह खूबसूरत परी दीदी तुम्हारे लिए गिर जाएगी। कृपया उसे चोट न पहुंचाना। ठीक है, वैसे भी तुम उसके लायक नहीं हो, तो उसके साथ छेड़खानी मत करना। प्रीति के अर्जुन मल्होत्रा को बड़ा होते देखने के जिक्र पर साक्षी हंस पड़ी। तुमने कहा कि तुमने अपने भाई को बड़ा होते देखा, क्या तुम उल्टा नहीं बोल रही? वह तुम्हारा भाई है, उसे तुम्हें इस छोटी लड़की को बड़ा होते देखना चाहिए, है ना? प्रीति ने तुरंत कहा, नहीं, मैंने उसे बड़ा होते देखा। मैं उससे पहले समझदार हो गई थी। वह स्कूल में बहुत जिद्दी था और मैंने हमेशा सोचा कि उस जैसा कोई कभी कुछ नहीं बन सकता। मेहनत से पढ़ाई नहीं करना, बस दिन भर घर में इधर उधर करना, ऐसा आदमी क्या हासिल कर सकता है? प्रीति की नज़र में अर्जुन की बेकारगी वही थी जो साक्षी को प्रशंसनीय लगती थी। उसके खाना बनाने की कला का जिक्र ही क्या, इसे 1-2 दिन में नहीं सीखा जा सकता। अगर वह चाहता तो बहुत कुछ हासिल कर सकता था। इसके अलावा अर्जुन मल्होत्रा 11 इमारतों का मालिक था। उसके पैकेज डिलीवर करने की कोई वजह जरूर होगी। उसने दूसरे क्षेत्रों में विकास नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं कर सकता था, बल्कि उसकी रुचियां कहीं और थीं। साक्षी को अर्जुन के पहले कहे हुए शब्द याद आए, जिसमें उसने कहा था कि वह कल्पना करे कि वह कितना शक्तिशाली है। जब भी उसे उसकी जरूरत होगी, वह इसे दिखाएगा। तथ्यों ने साबित किया कि यह सच था। हर बार जब उसे कोई समस्या होती थी, अर्जुन हमेशा पहला कदम उठाता था और ऐसी काबिलियत दिखाता था जो उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। साक्षी के दिल में लगता था कि अर्जुन कुछ भी कर सकता था। अर्जुन मल्होत्रा जरूर एक सादा और कमाल का बड़ा आदमी होगा। उसके पास कई रहस्य हैं, लेकिन उसने मेरे सामने कभी कोई बुरा विचार नहीं रखा। उसके पास जो कुछ इमारतें हैं, वे शायद उसकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा हों, और शायद और भी बहुत कुछ हो जो मुझे नहीं पता। अगर मेरी कंपनी के संकट का पता न चला होता, तो शायद उसे यह भी याद न होता कि उसके पास 11 इमारतें हैं। ऐसा ही होगा। इस व्याख्या के अलावा मुझे कोई बेहतर जवाब नहीं मिलता, साक्षी ने अपने आप से कहा। इस तरह खुद को आश्वस्त करके उसके दिल का कोहरा अचानक गायब हो गया। साक्षी, तुम क्या सोच रही हो? प्रीति ने साक्षी की आंखों के सामने हाथ हिलाया। साक्षी होश में आई। मैं सोच रही थी, चूंकि हमने सब कुछ खंगाल लिया है, तो चलो अपने भाई के कपड़े और सामान धो देते हैं। इस तरह उसे पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ आए थे। पहले उसकी जेबें चेक कर लें, ताकि गलती से उसका सामान न धुल जाए। ये बुरा होगा, साक्षी ने याद दिलाया और अपना काम जारी रखा। हाँ, प्रीति ने अविश्वास में साक्षी की ओर देखा। साक्षी, तुम उसके कपड़े धो रही हो, क्या तुम उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही? वह इसके लायक नहीं है। प्रीति टूट गई थी। वह इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इस खूबसूरत लड़की को अर्जुन मल्होत्रा जैसे बिना भविष्य वाले आदमी को पसंद करने से रोकने के लिए वह क्या करे? तुम क्या बात कर रही हो? साक्षी ने लाचार होकर कहा। प्रीति, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अपने भाई के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को दूर करना बेहतर है। तुम्हारा भाई निश्चित रूप से उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। मैं उसे ज्यादा समय से नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि वह एक अविश्वसनीय इंसान है और उसमें बहुत महत्वाकांक्षा है। मैंने उसे पहले अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहा था और उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह पैकेज डिलीवर करके जिंदगी का अनुभव लेता है और सक्रिय रहता है। वह आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहता। वह सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई सादा और बहुत शक्तिशाली बड़ा आदमी है। क्या तुम्हें यकीन है? प्रीति को यकीन नहीं हुआ और उसने जवाब दिया। साक्षी, ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है, इसका कोई आधार नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि किकबॉक्सिंग प्रशिक्षण केंद्र का कोच कितना शक्तिशाली है? मैंने अर्जुन को जिम के सबसे शक्तिशाली कोच को बिना पसीना बहाए हराते देखा है। यह उसके लिए सिर्फ वार्म अप था। उसके खाना बनाने की कला के बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। देखो वह घर को कितना साफ और व्यवस्थित रखता है। पैसे के प्रति जुनून न होने के अलावा वह औरतों के प्रति भी ज्यादा जुनूनी नहीं है। ईमानदारी से कहूं, मैंने ही उसे रूममेट बनने का प्रस्ताव दिया था और तुम देख रही हो कि हम कितनी अच्छी तरह साथ रह रहे हैं, है ना? अगर तुम्हारा भाई वाकई बेकार इंसान होता, तो उसमें मेरे घर में रहने की हिम्मत नहीं होती, है ना? साक्षी ने पूरी कोशिश की कि प्रीति के दिल में अर्जुन की छवि बदल जाए। ऐसा नहीं है। प्रीति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन साक्षी ने उसे रोक दिया। उसने जीसू किया। यह मत सोचो कि तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हारे विचार हमेशा सही होते हैं। हर किसी का अपना निर्णय होता है। सोचो, अगर उसके पास कोई वास्तविक काबिलियत नहीं होती, तो क्या वह मुझे, इस काबिल औरत को देखकर डर नहीं जाता? उसे मेरे साथ रहने की हिम्मत कहाँ से आती? यहाँ तक कि अगर यह सुंदरता के लिए होता, तो उसका आत्मविश्वास कहाँ से आता? क्या तुमने उसे मेरे सामने झुकते हुए देखा है? प्रीति, मेरी कंपनी भले ही बड़ी ना हो, लेकिन एक साधारण डिलीवरी मैन की तुलना में इसमें बहुत बड़ा अंतर है।
मेरी कंपनी की कीमत करोड़ों रुपए है और एक डिलीवरी मैन की तनख्वाह कितनी भी ज्यादा हो, वह मेरे स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकती। अगर उसके पास कुछ काबिलियत न होती तो क्या वह मेरे सामने हीन नहीं महसूस करता? प्रीति ने मुंह खोला लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रीति को जवाब न दे पाते देख साक्षी ने जीसू किया। तुम्हारी अपने भाई के प्रति गलतफहमी बहुत गहरी है और मैं इसे समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम शायद नहीं जानती कि तुम्हें अचानक अपने भाई के साथ रहने के लिए क्यों भेजा गया है ना? प्रीति ने सिर हिलाया। अध्याय 29 एकमात्र तुरुप का पत्ता। साक्षी गुप्ता हंसी और बोली, यह इसलिए है क्योंकि अर्जुन ने तुम्हारी चाची को लाखों रुपए ट्रांसफर किए। तुम्हारी चाची का भी वही सोच था जो तुम्हारा है। वह सोचती थी कि अर्जुन का कोई भविष्य नहीं है, बस एक डिलीवरी मैन है जिसके पास पैसे नहीं हैं। उसके लिए घर में कोई भी लड़की लाना काफी था। रूप रंग मायने नहीं रखता था। यहाँ तक कि उन लाखों रुपए के लिए भी अर्जुन को कोई बहाना बनाना पड़ा, तब जाकर तुम्हारी चाची ने उस पर यकीन किया। शायद इसलिए कि अर्जुन बहुत आज्ञाकारी है। तुम्हारे परिवार ने चाहा कि तुम उसके पास आओ। वे चाहते थे कि अर्जुन की मेहनत और जमीन से जुड़ा रवैया तुम्हें प्रेरित करे। जब अर्जुन ने इन बातों का जिक्र किया तो उसने बहुत सहजता से कहा, मैंने एक बार उससे पूछा था कि क्या वह कोई बड़ा आदमी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक बार उसने मुझसे एक बात कही थी जो मुझे आज भी बहुत स्पष्ट याद है। प्रीति अय्यर ने तुरंत जिज्ञासा से पूछा, उसने क्या कहा? उसने कहा, जब मुझे मदद की जरूरत हो मुझे जरूर उसे बताना चाहिए और वह मेरी मदद करेगा। तुम बताओ, अगर उसके पास काबिलियत नहीं होती तो उसे यह बात कहने का आत्मविश्वास कहाँ से आता? फूल खरीदना और शानदार डिनर करना एक बात है, लेकिन ये तो संभव नहीं है ना? क्या ये सच है? प्रीति अय्यर ने अविश्वास में साक्षी गुप्ता की ओर देखा। वह अब अनिश्चित थी कि उसका निर्णय सही था या नहीं। अगर उसका भाई वाकई इतना शानदार था तो शायद वह साक्षी के लिए थोड़ा बहुत लायक हो। साक्षी ने जीसू किया, मुझे लगता है कि तुम अपने भाई को जैसे देखती हो, शायद तुम्हारा परिवार भी उसे वैसे ही देखता है। तुम और तुम्हारे भाई ने पहले ज्यादा बातें भी नहीं की थीं, लेकिन तुम्हारी उसके बारे में समझ शायद तुम्हारे परिवार से ही आई होगी, है ना? उनकी नजर में अर्जुन बहुत साधारण है, बिना किसी भविष्य के। अर्जुन ने तुम्हारी चाची को लाखों रुपए दिए और उसी के बाद उनका फोन आया। तुम बताओ, अगर तुम्हारे भाई के पास लाखों, कई करोड़ या यहाँ तक कि दसियों करोड़ रुपए होते तो तुम्हारे परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती? मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देती हूँ, अर्जुन निश्चित रूप से बहुत अमीर है। मैं अर्जुन के साथ रहती हूँ और मेरे पास घर की देखभाल के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। पहले मैं घर पर खाना भी नहीं बनाती थी। क्या तुमने किचन का सामान देखा? वह सब उसने खरीदा और आज उसने जो व्यंजन बनाए, क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ पैकेज डिलीवर करके इतना कमा सकता है? तो मेरा अनुमान है वह हर दिन पैकेज डिलीवर करने के 2 कारणों से करता है, जिंदगी का अनुभव लेने के लिए और तुम सबको ये सोचने देना कि वह बहुत साधारण है। लोगों के बीच एक संतुलन होता है। अगर वह बहुत शानदार होता तो वह संतुलन टूट सकता था। वह बहुत सावधान है। उदाहरण के लिए तुम्हारी चाची को दिए गए लाखों रुपए, वह पहले भी उन्हें नियमित रूप से पैसे देता था और कम नहीं। अगर वह सिर्फ एक डिलीवरी मैन होता तो उसके पास तुम्हारी चाची को देने के लिए लाखों रुपए नहीं होते। इस बार उसने इतने पैसे दिए, यह जरूर उसके परिवार के लिए एक अग्रिम सूचना जैसा होगा कि भविष्य में यह और बढ़ेगा। साक्षी, क्या तुम वाकई मेरे भाई से प्यार करने लगी हो? प्रीति अय्यर ने आश्चर्य से पूछा। मैंने नहीं। साक्षी गुप्ता को प्रीति अय्यर के अचानक इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा अनियंत्रित रूप से लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक पकड़ी गई हो। प्रीति अय्यर ने लाचार होकर आह भरी। हो गया, साक्षी गुप्ता वाकई अपने भाई से प्यार करने लगी थी, है ना? वह अर्जुन से इतनी खुश दिख रही थी। क्या ये किसी से प्यार करने का तरीका नहीं था? प्रीति अय्यर के दिल में अर्जुन की बेकार इंसान वाली छवि अचानक ढह गई। साक्षी गुप्ता जैसी काबिल औरत के मानक बहुत ऊंचे थे और उसने जो कहा उससे साफ था कि उसने अर्जुन का बहुत बारीकी से अवलोकन किया था और सोचने पर यह केवल यही साबित करता था कि अर्जुन वाकई असाधारण था। साक्षी, तुम्हें मेरे भाई में आखिर क्या पसंद है? मैं समझ ही नहीं पा रही। प्रीति अय्यर को लगा कि उसका मानसिक संतुलन टूटने वाला था। हालांकि प्रीति अय्यर अब सोचती थी कि उसका भाई साधारण नहीं है, फिर भी वह मानती थी कि साक्षी दुनिया में एक दुर्लभ परी है और वह उसके भाई के लायक नहीं हो सकता। ऐसी खूबसूरत परी दीदी उसके देहाती भाई की या उसकी चाची के परिवार की कैसे हो सकती थी? अगर साक्षी गुप्ता इतनी सुंदर न होती तो वह तुरंत अपनी चाची को फोन करती और उन्हें इसके बारे में बताती। उसकी चाची तो खुशी से पागल हो जाती, है ना? प्रीति अय्यर को लगा जैसे वह सपने में हो। संक्षेप में, अर्जुन वाकई बहुत शानदार है, तुम्हारी कल्पना से परे। तुम धीरे धीरे उसे जान जाओगी। तो साक्षी, क्या तुम वाकई मेरे भाई से प्यार करने लगी हो?
प्रीति अय्यर का उलझन का बिंदु अभी भी इसी बात पर था। मैं शायद, साक्षी ने सिर झुका लिया और प्रीति अय्यर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं कैसे, रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मविश्वास से भरी साक्षी प्रीति अय्यर के सामने अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी थी। वह वाकई ज्यादातर लड़कियों की तुलना में बहुत अच्छी थी, लेकिन अर्जुन की तुलना में उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत पीछे है। हालांकि अर्जुन गांव से था और आर्थिक रूप से उससे कमजोर था, लेकिन उसने उसे 11 इमारतें दे दी, इसे जेबखर्च कहकर। अगर वह उसे बड़ा पैसा देता तो क्या होता, ये सोचकर कि वह प्रीति अय्यर से अर्जुन के बारे में कुछ सीख सकती थी। उसे कोई उपयोगी जानकारी ही नहीं मिली। न सिर्फ उसे, बल्कि उसके परिवार को भी नहीं पता था कि वह कितना सफल था। अब तो उसका आखिरी आत्मविश्वास भी खत्म हो गया था। वह बहुत सुंदर थी और अपने रूप पर आत्मविश्वास रखती थी। इस दुनिया में उसे अब तक कोई ऐसी औरत नहीं मिली थी जो उससे ज्यादा सुंदर हो। अर्जुन पर उसका एकमात्र लाभ शायद उसका सुंदर रूप था। यह उसका एकमात्र तुरुप का पत्ता था, जो उसने पहले ही अर्जुन को दिखा दिया था। लेकिन अर्जुन का तुरुप का पत्ता कहाँ था, उसे नहीं पता था। उसकी सुंदरता एक दिन फीकी पड़ जाएगी, लेकिन उसकी ताकत हमेशा रहेगी। क्या ऐसा दिन आएगा जब उसे उसके बगल में खड़े होने का हक नहीं रहेगा? क्या वह उसे सिर्फ दूर जाते देख सकती थी? साक्षी को अचानक डर लगा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, मैं वाकई इसे स्वीकार नहीं कर सकती। प्रीति अय्यर टूट गई और चक्कर काटने लगी। आखिरकार वह साक्षी के सामने रुकी। साक्षी, तुम कैसे निश्चित हो सकती हो कि तुमने जो अर्जुन देखा है वह उसका असली रूप है? मेरा मतलब है, तुम जो कुछ भी कह रही हो वह तुम्हारा अनुमान है। तुम्हारे पास कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। क्या होगा अगर वह ये सब तुम्हें पाने के लिए एक झूठा प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा हो? ऐसी कई बातें थीं जो साक्षी गुप्ता अभी प्रीति अय्यर को नहीं बता सकती थी, लेकिन अर्जुन के मामले में वह अपने निर्णय पर भरोसा करती थी। मुझे दूसरी बातों का तो यकीन नहीं है, लेकिन एक बात की मुझे पक्की यकीन है, तुम्हारा भाई बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर। कई चीजें नकली हो सकती हैं, लेकिन एक इंसान का आत्मविश्वास और स्वभाव नकली नहीं हो सकता। असली ताकत के साथ ही किसी को ऐसा आत्मविश्वास मिलता है। अध्याय 30 प्रभाव। लेकिन वह तो बस एक तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, इसमें क्या खास है? प्रीति अय्यर ने असहमति में बड़बड़ाया। पढ़ाई का प्रदर्शन सब कुछ नहीं दर्शाता। कुछ लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की, जबकि कुछ प्रतिष्ठित कॉलेज के ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती। शिक्षा अच्छी चीज है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर चीज को मापने के लिए नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई आराम से रहता है क्योंकि वह शायद वित्त के क्षेत्र में काम करता है। उस क्षेत्र में सफल लोग आमतौर पर बहुत अमीर होते हैं और काम के पारंपरिक नियमों से बंधे नहीं होते। सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट अभी सिंगल है। एक पुरस्कार दिया जाएगा, आपको एक वित्तीय दिग्गज की ताकत मिलेगी। आपके टेस्ट रिजल्ट्स के आधार पर सिस्टम आपको $1 अरब की घरेलू फंड्स, 2 अरब यूरो और 1 अरब निष्क्रिय फंड्स देगा। साथ ही वित्त, खाता जानकारी और वित्त से संबंधित हर चीज का ज्ञान आपके लिए जनरेट किया जाएगा। कृपया जांच करें। अर्जुन मल्होत्रा ने अभी अभी एक पैकेज डिलीवर किया था और वापस लौटते समय एक सुनसान सड़क पर उसे अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। इसके बाद यादें एक के बाद एक उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। अर्जुन एक पल के लिए रुका। साक्षी गुप्ता इस बार किसके सामने उसकी तारीफ कर रही है? उसे सिस्टम से पुरस्कार तभी मिलता था जब साक्षी उसकी तारीफ करती थी। इसके अलावा वे केवल वही पुरस्कार देते थे जिसके बारे में वह तारीफ करती थी। यह एक सुखद आश्चर्य था। वह अपनी विद्रोही बहन से बचने के लिए सिर्फ एक पार्सल डिलीवर करने निकला था और उसे कभी नहीं लगा था कि उसे ऐसा पुरस्कार मिलेगा। सिस्टम ने सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित किया। उसने खुद स्टॉक ट्रेडिंग सीखी। 11 इमारतों का किराया मिलने के बाद उसने कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए और पैसा बढ़ता चला गया। अपने देश में इसे सुरक्षित न मानकर उसने अपने देश में थोड़ा खेला, फिर ब्रिकन नगर में निवेश किया, जहां उसने और ज्यादा ट्रेडिंग की। वाह! सारी जानकारी को पचाने के बाद अर्जुन अपने होंठ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाया। कहा जाता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वह सिर्फ संख्याओं की एक स्ट्रिंग बन जाता है। अब अर्जुन को इस वाक्य का मतलब वाकई समझ आ गया था। उसने अपना फोन निकाला और सिस्टम द्वारा दी गई यादों का उपयोग करके सारी स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोली ताकि मार्केट की स्थिति जांच सके। उसकी पिछली व्यवस्थाएं सभी सिस्टम की थीं, जो सर्वज्ञानी था और जानता था कि कौन से स्टॉक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब से अर्जुन को खुद ऑपरेट करना और निर्णय लेना होगा। हालांकि उसने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह वैश्विक मंच पर कदम रख रहा था। जब अर्जुन स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का अध्ययन कर रहा था, तभी एक सोशल ऐप पर नोटिफिकेशन बजा और उसने देखा कि यह उसकी प्यारी पत्नी का था। उसने ऐप खोला। अब स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का अध्ययन करने की परवाह नहीं की। प्यारी पत्नी, हनी,
तुम्हारी बहन को पता चल गया कि मुझे तुम पसंद हो। अर्जुन, यह मैं हूं जो तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारा दीवाना हो गया। प्यारी पत्नी, मैं गंभीर हूं। मैंने तुम्हारी बहन को बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। अर्जुन, पत्नी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। प्यारी पत्नी, हनी, तुम्हारी बहन हमेशा से सोचती थी कि तुम कुछ नहीं हो। अर्जुन, हाँ, मुझे पता है प्यारी पत्नी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे बारे में उसकी गलत धारणा तोड़ने का एक शानदार तरीका सूझा है। हालांकि मैंने उसे यह नहीं बताया कि तुम्हारे पास 11 इमारतें हैं। मैंने बस उसे बताया कि मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत अमीर। वह ज्यादा यकीन नहीं कर रही और अब संदेह के दौर में है। तो तुम आज उसके लिए कुछ अच्छे व्यंजन बनाओ। उसके स्वागत के लिए तैयार रहो। वह तुमसे स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़े कुछ सवाल पूछ सकती है। अर्जुन, पत्नी, तुम्हें अभी पता चला कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तुमने प्रीति से क्या बात की? प्यारी पत्नी, मैंने प्रीति को बताया कि तुम एक बहुत बड़ा आदमी हो और ब्रिकन नगर में भी स्टॉक ट्रेडिंग करते हो। प्यारी पत्नी, प्रीति अभी छोटी है और स्टॉक ट्रेडिंग नहीं समझेगी। तुम बस इंटरनेट पर कुछ जानकारी देख लो, यह उसे संभालने के लिए काफी होगा। तुम तभी उसका प्रभाव डाल सकते हो जब वह तुम्हें स्वीकार करे। हनी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन, पत्नी, बधाई हो, तुमने मेरी एक और काबिलियत खोज ली। प्यारी पत्नी, काबिलियत? अर्जुन ने स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के कुछ स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें उसके स्टॉक ट्रेडिंग का सबूत था। अर्जुन कभी भी साक्षी गुप्ता से कुछ नहीं छिपाता था। उसे साक्षी को यह महसूस कराना था कि वह कमाल की है, ताकि वह दूसरों से बात करते समय उसकी तारीफ करने की हिम्मत करे। अगर वह डरपोक थी तो तारीफ छोटे स्तर की होती और पुरस्कार भी बहुत कम होते। जब तक साक्षी को इसकी जरूरत हो वह उसे दे देगा। साक्षी लालची औरत नहीं थी और वह उसके चरित्र पर भरोसा करता था। साक्षी ने जवाब नहीं दिया और अर्जुन को जल्दी नहीं थी। शायद वह सिर झुकाए उसके भेजे हुए कंटेंट को पचा रही थी, जो बहुत चौंकाने वाला था। वह शायद अभी इतनी हैरान थी कि जवाब नहीं दे पा रही थी। है ना? लगभग 5-6 मिनट बाद साक्षी ने आखिरकार एक मैसेज भेजा। प्यारी पत्नी, मेरे भगवान, तुम कमाल हो, है ना? अर्जुन, पत्नी, शांत हो जाओ, ये तो बस शुरुआत है और यह सब छोटी मोटी बातें हैं। प्यारी पत्नी, मेरे भगवान, क्या तुम गंभीर हो? तुम इसे छोटी मोटी बात कहते हो? ये 10 अरब डॉलर से ज्यादा है और तुम कहते हो ये छोटी मोटी बात है। अर्जुन एक पल के लिए रुका, ध्यान से हिसाब लगाया। सही है, उसने जो भेजा था वह यूरो में था, तो ये 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया, है ना? वाकई ये बहुत सारा पैसा था, लेकिन सिस्टम के लिए ये सागर में एक बूंद था। अर्जुन, ये वाकई छोटी मोटी बात है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं बाद में ये सब तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि तुम इसे जेब खर्च की तरह इस्तेमाल करो और जो चाहे वो करो। प्यारी पत्नी, नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। अर्जुन, तुम अपने पति पर भरोसा नहीं करती। प्यारी पत्नी, ऐसा नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, बस ये तुम्हारा पैसा है और मैं इसे नहीं ले सकती। इसके अलावा मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है और मेरी मानसिक क्षमता इतनी मजबूत नहीं कि मैं इतना सारा पैसा एक साथ संभाल सकूं। अर्जुन ने एक पल सोचा और साक्षी की बात से सहमत हुआ। ये सच था, अचानक इतना सारा पैसा मिलना एक बड़ा झटका होगा। वह शांत रह सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास सिस्टम था, वरना अगर उसे अचानक इतना सारा पैसा मिलता तो वह भी घबरा जाता। अर्जुन, ठीक है, फिर तुमने मेरी बहन से मेरे बारे में और क्या कहा? साक्षी से उसे पता चला कि उसने और प्रीति अय्यर ने क्या बात की और इस तरह वह तैयार था। कम से कम उसे प्रीति के सामने साक्षी के साथ अपने रिश्ते को उजागर करने की चिंता नहीं थी। हालांकि अभी अपने रिश्ते को स्पष्ट करने का समय नहीं था, लेकिन आधार तैयार होने के साथ कभी कभी नजदीकी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अध्याय 31 आंखें बंद करके भी गलती नहीं हो सकती। प्रीति अय्यर के इस विचार की वह साक्षी गुप्ता के लायक नहीं है। अर्जुन मल्होत्रा ने ज्यादा नहीं सोचा। प्रीति अय्यर का ऐसा सोचना पूरी तरह सामान्य था। अगर सिस्टम न होता तो साक्षी गुप्ता जैसी सुंदरता के साथ होने की बात वह सोच भी नहीं सकता था। प्रीति अय्यर का ऐसा सोचना दर्शाता था कि उसकी नजर में साक्षी गुप्ता बहुत शानदार थी, जो ये साबित करता था कि सिस्टम की व्यवस्थाएं कितनी सूक्ष्म थीं। इन बातों पर चर्चा करने के बाद साक्षी गुप्ता ने अर्जुन मल्होत्रा को याद दिलाया कि घर लौटते समय किराने का सामान खरीदना न भूलें। फिर बातचीत खत्म कर दी। उसने अर्जुन मल्होत्रा को मैसेज तब भेजा जब वह कपड़े धो रही थी। अगर वह पूरे समय उससे बात करती रहती तो प्रीति अय्यर को शक हो जाता। अर्जुन मल्होत्रा ने फिर से स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देखा और थोड़ा अध्ययन करने के बाद वह किराने का सामान खरीदने निकल पड़ा। अपने गांव के माहौल को याद करते हुए, जहां समुद्री भोजन मिलना मुश्किल था, उसने बहुत सारा समुद्री भोजन खरीदा। सारा सामान खरीदने के बाद अर्जुन मल्होत्रा ने लाखों रुपए खर्च किए।
क्योंकि समुद्री भोजन काफी महंगा था। जब अर्जुन मल्होत्रा घर लौटा तो दोनों लड़कियां जिज्ञासा से उसके पास आ गईं। प्रीति अय्यर एक ऐसी लड़की थी जिसने पहले कभी समुद्री भोजन नहीं खाया था, जबकि साक्षी गुप्ता को पता चला था कि वह बहुत अमीर है। हालांकि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का बहुत अस्थिर तरीका था, फिर भी यह साक्षी गुप्ता की उसके लिए प्रशंसा को प्रभावित नहीं करता था। साक्षी गुप्ता की नज़र में अर्जुन का स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगाने की क्षमता दर्शाती थी कि उसकी ताकत सिर्फ इतनी नहीं थी। आमतौर पर एक सचमुच समझदार स्टॉक ट्रेडर अपनी संपत्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही स्टॉक मार्केट में लगाता है, और यह भी बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ वे लोग जो दिन रात अमीर होने का सपना देखते हैं अपनी सारी संपत्ति मार्केट में लगाते हैं। अर्जुन मल्होत्रा अधिक तर्कसंगत श्रेणी में था। जब अर्जुन मल्होत्रा लौटा, साक्षी गुप्ता ने उसे देखते ही अपने दिल पर गहरा प्रभाव महसूस किया। अगर प्रीति अय्यर के वहां होने का ख्याल न होता तो शायद वह आगे बढ़कर अर्जुन मल्होत्रा की बाहों में झपट पड़ती। भाई, ये सब कितने का हुआ? मैंने सुना है कि इस तरह का समुद्री भोजन बहुत महंगा होता है। प्रीति अय्यर ने आश्चर्य से पूछा। उसने पहले कभी समुद्री भोजन नहीं खाया था, लेकिन एक ऐसी लड़की जो हमेशा फोन पर रहती थी, उसे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। कम ही लोग समुद्री भोजन का विरोध कर पाते थे, लेकिन और भी कम लोग इसे खरीद सकते थे, खासकर प्रीति अय्यर जैसे जो गांव में रहते थे। उसने नहीं सोचा था कि आज उसे ऐसा भोजन मिलेगा। लगभग 6-7 लाख रुपए होंगे, अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया। साक्षी गुप्ता ने प्रीति अय्यर को पहले ही बता दिया था कि वह एक अमीर बड़ा आदमी है, तो उसे अपने बड़े आदमी वाले रूप को दिखाना था। साक्षी गुप्ता ने कहा था कि प्रीति अय्यर को उसे स्वीकार करना और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि वह उस पर प्रभाव डाल सके। इसलिए उसे प्रीति आई के सामने अपनी काबिलियत दिखानी थी। क्या इतना महंगा? प्रीति अय्यर इतनी हैरान थी कि उसके मुंह में एक अंडा समा सकता था। 6-7 लाख रुपये! उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, और अर्जुन मल्होत्रा ने सिर्फ एक समुद्री भोजन के भोजन पर इतना खर्च कर दिया। जब उसने साक्षी गुप्ता को कहते सुना कि अर्जुन मल्होत्रा एक बहुत अमीर बड़ा आदमी है, तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। अब ऐसा लग रहा था ये सब सच था। अर्जुन मल्होत्रा किचन में गया और समुद्री भोजन पर काम शुरू किया। उसकी हरकतें सहज और कुशल थीं, जैसे वह आंखें बंद करके भी इसे आसानी से कर सकता हो। प्रीति अय्यर आश्चर्य से उसे देखती रही। मैंने सोचा कि तुम्हें घर पर ये चीजें खाने का मौका नहीं मिलता होगा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता था। ऐसा नहीं कि हम नियमित रूप से ऐसा खाना नहीं खा सकते, और अगर तुम हर दिन हर भोजन में समुद्री भोजन खाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसे ज्यादा खाने से भी थकान हो सकती है, और इसे कभी कभी खाना ताजगी बनाए रखने के लिए बेहतर है। सेहत के लिए तरह तरह का खाना बेहतर है, और भले ही हम हर दिन अच्छा खाना खा सकें, हमें बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मितव्ययिता एक गुण है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खाती पाती हो, लेकिन एक बात याद रखना, इसके बारे में किसी को मत बताना, खासकर हमारे परिवार को। तुम बताओ या न बताओ, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने बताया तो शायद वे तुम पर यकीन न करें, लेकिन अगर वे यकीन कर लेते हैं तो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे, और तुम्हारा चाचा पहला मौका मिलते ही तुम्हें वापस ले जाएगा। तुम्हारा एक भोजन उनकी सालाना तनख्वाह से ज्यादा महंगा है। क्या वे तुम्हें पाल सकते हैं? वैसे जब तुम पहली बार आई थी, मैंने देखा कि तुमने ज्यादा नहीं खाया, लेकिन दोपहर के खाने में तुमने बहुत खाया। इसके पीछे कोई वजह है? अर्जुन मल्होत्रा ने पूछा। प्रीति अय्यर ने होंठ सिकोड़े कुछ नहीं बोली। अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब के लिए दबाव नहीं डाला और आगे कहा, अब से जितना चाहे उतना खाना, ये बढ़ने का समय है। अगर तुम अब ज्यादा नहीं खाओगी तो बाद में लंबी नहीं हो पाओगी, खासकर ऊंचाई में। अगर तुम अब लंबी नहीं हुई तो बाद में चौड़ी हो जाओगी। जब तुम 25 की हो जाओगी तो तुम्हारी शक्ल मध्यम आयु की चाची जैसी हो जाएगी। प्रीति अय्यर चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। उसका अर्जुन मल्होत्रा के बारे में नजरिया पूरी तरह बदल गया था, और उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत अलग है। उसे तो ऐसा भी लग रहा था जैसे वह इस भाई को अब जानती ही नहीं। एक समुद्री भोजन का भोजन 6-7 लाख रुपए का, और वह उसे जैसा चाहे वैसा खाने दे रहा था। ये झूठ नहीं लग रहा था, क्योंकि समुद्री भोजन उसके सामने था। वह इतनी कंजूस थी कि अगर वह खरीद भी सकती तो इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदती। क्या उसके और उसके भाई के बीच का अंतर बहुत बड़ा था? वह हक्की बक्की लिविंग रूम में लौट आए। प्रीति, अब तुम्हें यकीन हो गया है ना? तुम्हारे भाई के पास तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा पैसा है। साक्षी गुप्ता ने प्रीति अय्यर से कहा, जब तक तुम अपने भाई की बात मानोगी, तुम उसके साथ जैसी जिंदगी चाहो वैसी जी सकती हो। तुम्हारा भाई तुमसे जो कुछ भी कहता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, तो तुम्हें उसकी बात माननी होगी। तुम्हारा भाई इतना सफल और सादा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी बातों में दम है? साक्षी गुप्ता ने सलाह दी।
प्रीति अय्यर कुछ नहीं बोली। पहले वह अपने परिवार या अर्जुन मल्होत्रा की बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसे समझते नहीं और उनकी कई बातें गलत हैं। लेकिन अब बात अलग थी। पैसा अक्सर ताकत का प्रतीक होता है और अर्जुन की दौलत उसकी मजबूत काबिलियत को साबित करती थी। मजबूत काबिलियत के साथ उसकी बातें स्वाभाविक रूप से सच थीं। साक्षी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे भाई के पास वाकई कितना पैसा है? प्रीति अय्यर ने जिज्ञासा से पूछा। साक्षी गुप्ता ने सिर हिलाया। कौन जानता है, मुझे बस इतना पता है कि वह बहुत अमीर है, लेकिन मुझे ठीक नहीं पता कि कितना। वैसे भी वह बहुत ज्यादा अमीर है। फिर तुम्हारे हिसाब से उसके पास कितना पैसा है? प्रीति अय्यर ने पूछना जारी रखा। साक्षी गुप्ता ने ध्यान से सोचा। अर्जुन मल्होत्रा के शांत स्वभाव को देखते हुए उसकी वास्तविक दौलत उससे कहीं ज्यादा थी जितना उसे पता था। शायद 100 नहीं, यह अरबों में होना चाहिए, साक्षी गुप्ता ने कहा। प्रीति अय्यर बेहद हैरान थी। क्या इतना? अध्याय 32। क्या ये ऑपरेशन बहुत वर्षाए नहीं है? साक्षी गुप्ता ने सिर हिलाया। ये निश्चित है, शायद इससे भी ज्यादा। धीरे बोलो, तुम्हारा भाई सुन न ले। रात के खाने के दौरान अर्जुन मल्होत्रा ने देखा कि प्रीति अय्यर बार बार उसे देख रही थी। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है या तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, खाना बहुत स्वादिष्ट है। प्रीति अय्यर ने जल्दी से नजरें हटाई और एक बड़े लॉबस्टर से जूझने लगी। अर्जुन मल्होत्रा ने उलझन में साक्षी गुप्ता की ओर देखा। साक्षी ने एक पल सोचा, फोन देखने का नाटक किया और अर्जुन मल्होत्रा को एक मैसेज भेजा। अर्जुन मल्होत्रा समझ गया और जल्दी से अपना फोन उठाया। उसे खोलते ही साक्षी गुप्ता का भेजा मैसेज दिखा। अपनी बहन को बता दो कि तुम्हारा पैसा शायद 10 अरब डॉलर से ज्यादा है। उसे डराना मत। अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, हंसते और रोते हुए। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे घूर रही थी। शायद अभी भी यह अवास्तविक लग रहा होगा। अगर सिस्टम न होता, अगर वह उसकी जगह होता, तो वह भी स्तब्ध रह जाता। 10 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति उनके जैसे गांव से आए लोगों के लिए यह एक खगोलीय राशि थी, उनके सपनों से भी परे। अगर इतनी संपत्ति वाला व्यक्ति आपके पास हो तो यह और भी अकल्पनीय होगा। प्रीति, और ज्यादा खाओ, खाना खत्म करने के बाद हम बाहर टहलने चलेंगे। शायद तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ कपड़े वगैरह खरीद दे, साक्षी गुप्ता ने खाना खाते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं। प्रीति अय्यर, जो आमतौर पर इतनी बोलने वाली थी, अचानक हकलाने लगी। जब मैं प्रीति के साथ सामान पैक कर रही थी, मैंने देखा कि उसके ज्यादातर कपड़े छोटे बच्चों जैसे हैं। हमारी प्रीति अब बड़ी हो गई है। अब जब वह शहर में है, हमें उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? साक्षी ने अर्जुन मल्होत्रा की ओर देखकर कहा। हाँ, चलो खरीदने, जो भी पसंद आए ले लो, कीमत की चिंता मत करो, जो भी मिल जाए और खरीदा जा सके, मैं तैयार हूँ, अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया। साक्षी गुप्ता को यह हंसने वाला और थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। उसे पता था कि अर्जुन मल्होत्रा जो कह रहा था वह सच था, लेकिन यह इतना नींद हाँकने वाला क्यों लग रहा था? 10 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के साथ, यहाँ तक कि सबसे अमीर व्यापारी भी ऐसी खर्च करने की क्षमता नहीं रखते। अर्जुन मल्होत्रा ने एक पल सोचा और कहा, वहां पहुंचने के बाद तुम दोनों देखो और जो पसंद आए चुन लो। मुझे लड़कियों की चीजों की ज्यादा समझ नहीं है, मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं बस बिल चुकाऊंगा, तुम दोनों जो चाहो चुन लो, और मैं बिल चुकाने के अलावा तुम्हारा सामान ढोने वाला बनूंगा, सामान उठाऊंगा और तुम दोनों खूबसूरत महिलाओं की रक्षा करूंगा। ये सुनकर साक्षी गुप्ता को बहुत अच्छा और मजेदार लगा। अर्जुन ने कहा था कि वह बहुत सादा और सीधा है, और यह सच निकला। अर्जुन बहुत जमीन से जुड़ा था, उसमें रोमांस का जरा भी अंश नहीं था, लेकिन यही वजह थी कि उसके साथ रहकर साक्षी गुप्ता को बहुत सुरक्षा का एहसास होता था। और कहाँ मिलेगा ऐसा पुरुष जो इतना अमीर और जमीन से जुड़ा हो? क्या तुम हमें खर्च की सीमा बता सकते हो? हम कितना खर्च कर सकते हैं? साक्षी गुप्ता ने पूछा। अर्जुन मल्होत्रा ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। यह मेरे लिए कहना मुश्किल है, मुझे सचमुच नहीं पता कि औरतें कैसे खरीदारी करती हैं। क्या तुम्हें जरूरत की चीजें बहुत महंगी होती हैं? कोई बात नहीं, अगर कुछ पसंद आए तो खरीद लो, चाहे कितना भी महंगा हो, खरीद लो, जितना चाहो खर्च करो, कोई सीमा नहीं है। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम ऐसी चीजें खरीदो जो तुम वाकई इस्तेमाल करोगी। ऐसी चीज मत खरीदना जो दूसरी बार भी न देखी जाए। तुम्हारी बातें मुझे अनिश्चित कर रही हैं। क्या तुम बस एक खर्च की सीमा बता सकते हो? साक्षी गुप्ता ने जोर दिया। अर्जुन मल्होत्रा मुश्किल में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने अनमने ढंग से अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, इस कार्ड में 3 अरब डॉलर हैं, जैसा चाहो इस्तेमाल करो। ये कार्ड सिस्टम के पुरस्कार का हिस्सा था। इस कार्ड में किराए की आय का हिस्सा और उसका कुछ पैसा था। अन्य आय जैसे इक्विटी दूसरे कार्ड में रखी थी। हर कार्ड का एक अलग उद्देश्य था।
साक्षी गुप्ता ने अर्जुन मल्होत्रा का दिया हुआ कार्ड लिया। इतनी हैरान थी कि उसे समझ नहीं आया क्या कहे। उसका इरादा सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा को छेड़ने और प्रीति अय्यर को उसकी वित्तीय क्षमता दिखाने का था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने आराम से $3 अरब निकाल लेगा। इस पर प्रीति पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। थोड़ी देर बाद साक्षी गुप्ता ने कहा, हम खरीदारी करने जा रहे हैं, कोई कंपनी शुरू करने नहीं। इतने पैसे का हम क्या करेंगे, पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लें। प्रीति अभी भी सदमे में थी। अर्जुन मल्होत्रा ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। हाँ, मैंने तो कहा था कि मुझे लड़कियों की चीजों की समझ नहीं है। उसने कार्ड वापस लिया, दूसरा कार्ड निकाला और उसे दे दिया। इस कार्ड में $300 मिलियन हैं। ये काफी होना चाहिए। अगर यह काफी ना हो। अर्जुन मल्होत्रा के खत्म करने से पहले साक्षी गुप्ता ने जल्दी से उसे रोक दिया। ये काफी है, ये हमारी खर्च करने की जरूरत से कहीं ज्यादा है। दरअसल अर्जुन मल्होत्रा अपनी दौलत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे वाकई समझ नहीं थी कि लड़कियां क्या चाहती हैं, और क्योंकि सिस्टम इतना उदार था, उसे अब पैसे का कोई अंदाजा ही नहीं रहा था। उसने सोचा कि अब जब वह अमीर है तो उसे अच्छी चीजें खरीदनी चाहिए जो उसे पसंद हों। उसने खुद पर ज्यादा खर्च नहीं किया था, लेकिन उसने सुना था कि अमीरों की दुनिया में एक छोटा सा गहना या कपड़ा आसानी से लाखों रुपए का हो सकता है। अगर वे हाई एंड चीजें खरीदने जाते तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे पैसे की जरूरत होती। इसलिए उसने इतने आराम से $3 अरब वाला बैंक कार्ड दे दिया। लेकिन वास्तव में अर्जुन मल्होत्रा ने ज्यादा सोच लिया था। वे हाई एंड लग्जरी सामान वाकई मौजूद हैं और बहुत महंगे हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी खपत नहीं होती। साक्षी गुप्ता के मानकों के अनुसार एक पोशाक पर 10,000 रुपये खर्च करना भी बहुत था। उसकी ज्यादातर चीजें ब्रांडेड थीं, लेकिन शायद ही कोई 50,000 रुपये से ज्यादा की थी। बेशक साक्षी गुप्ता को ये बातें समझ थीं। अर्जुन मल्होत्रा को इतना पैसा निकालते देख वह हैरान रह गई। वह जानती थी कि वह अमीर है, लेकिन ये दिखावा का स्तर तो हद से ज्यादा था। हालांकि भावनात्मक रूप से वह बहुत प्रभावित थी। जैसा कि कहा जाता है, जो पुरुष तुम पर पैसा खर्च करता है, जरूरी नहीं कि वह तुमसे प्यार करता हो, लेकिन जो पुरुष तुम पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, वह निश्चित रूप से तुमसे प्यार नहीं करता। अर्जुन मल्होत्रा का इतना पैसा खर्च करने की इच्छा दर्शाती थी कि वह उसके लिए बहुत मायने रखती थी। अब जाकर प्रीति अय्यर को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। क्या अर्जुन मल्होत्रा ने इतने आराम से उन्हें खरीदारी के लिए $3 अरब दे दिए? जब साक्षी गुप्ता ने कहा कि यह बहुत ज्यादा है, तो राशि को $300 मिलियन कर दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन की नजर में पैसा ही नहीं था। प्रीति अय्यर, जिसके पास बड़े होने तक कभी 3,000 रुपये भी नहीं थे, वह डर से कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह सपने में हो। पहले उसके मन में अर्जुन मल्होत्रा के लिए बिल्कुल सम्मान नहीं था, लेकिन अब उसकी नजर में मौजूदा अर्जुन मल्होत्रा बहुत बड़ा हो गया था। क्या इसे अमीर आदमी का आभामंडल कहते हैं? और यह अमीर आदमी उसका भाई था। रात के खाने के बाद अर्जुन मल्होत्रा और साक्षी गुप्ता प्रीति अय्यर को पास के एक हाई एंड मॉल में ले गए। यह मॉल काफी बड़ा और विशाल था। अध्याय 33 खुद पर शक करना और जबरदस्ती पीढ़ियां देखना। यहाँ लड़कियों की जरूरत की लगभग हर लग्जरी चीज मिल जाती है। बेशक कुछ लिमिटेड एडिशन चीजें शायद न मिलें। आमतौर पर जब प्रीति अय्यर बड़े लोगों के साथ खरीदारी करने जाती थी, वह हमेशा अपने फोन पर रहती थी, लेकिन अब उसे फोन से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साक्षी गुप्ता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो छठी मंजिल पर चलते हैं। हर मंजिल के लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर संकेत थे कि प्रत्येक मंजिल किस लिए है। प्रीति अय्यर ने कोई राय नहीं दी। एक गरीब लड़की के रूप में उसे राय व्यक्त करने की कोई योग्यता नहीं लगती थी। छठी मंजिल क्यों? अर्जुन मल्होत्रा ने पूछा। साक्षी गुप्ता ने लाचार होकर हंसी। प्रीति अय्यर को कुछ नहीं पता क्योंकि वह गांव से है, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा को तो मॉल में खरीदारी करना भी नहीं आता। जाहिर है तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, साक्षी गुप्ता ने कहा। मुझे उनकी जरूरत नहीं, मुझे डिजाइनर ब्रांड पहनना भी पसंद नहीं। तुम दोनों ही खरीद लो। अर्जुन मल्होत्रा ने मना कर दिया। उसे कपड़ों में खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अब उसके पास पैसा था, फिर भी उसे ऐसी चीजों की कोई चाहत नहीं थी। बेशक वह उन अमीर लोगों से जलन महसूस करता था जो लग्जरी कारें, डिजाइनर ब्रांड खरीद सकते थे और विभिन्न हाई एंड जगहों पर जा सकते थे, लेकिन जब वाकई उसके पास पैसा आया तो वह भावना अचानक कम हो गई। अब उसके लिए बस इतना काफी था कि जिन लोगों की वह परवाह करता था वे खुश रहें। उसे उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो साक्षी गुप्ता या उसके परिवार से जुड़ी न हो। वे अमीर लोग अपनी दौलत दिखाना चाहते थे ताकि वे प्रभावशाली दिखें। इस तरह वे व्यापार कर सकते थे और लड़कियों को लुभा सकते थे, लेकिन वह व्यापार नहीं करता था और न ही उसे औरतों में दिलचस्पी थी। तो दिखावा करने की क्या जरूरत? ऐसी खूबसूरत पत्नी के साथ
कोई दूसरी औरत उसकी नजर में कहाँ टिक सकती थी। जब तक ऐसा समय न आए जब साक्षी गुप्ता उसकी औरतों के साथ काबिलियत की तारीफ करे, वह खुद को इन फिजूल खर्चियों में लिप्त नहीं कर पाएगा। ये केवल उसकी ऊर्जा और संसाधनों को खत्म करेगा। यह जरूरी था कि सिस्टम से मिले पुरस्कार साक्षी गुप्ता पर खर्च हों। अगर वह उसे नाराज कर दे और वह उसकी आलोचना करे, तो क्या यह एक कदम पीछे नहीं होगा? जैसा तुमने कहा, तुम आज यहाँ बिल चुकाने, बैग उठाने और हमारे रक्षक बनने आए हो, साक्षी गुप्ता ने कहा। अर्जुन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, तो तुम दोनों जी भरकर खरीदारी करो, साक्षी गुप्ता ने चंचलता से मुस्कुराया। फिर मुझे जो खरीदना है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मेरे पास कपड़े हैं, मुझे और नहीं चाहिए, अर्जुन मल्होत्रा ने फिर से मना कर दिया। अर्जुन मल्होत्रा ऐसा व्यक्ति था जिसे हर काम में उद्देश्य चाहिए होता था। ये खाने और कपड़ों पर भी लागू होता था। उसे पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं था। वह एक साधारण इंसान था जो ऊंचे दर्जे की जीवन शैली का पीछा नहीं करता था। जब तक उसे किसी चीज की जरूरत न हो, वह उसे नहीं खरीदता था। हमारे पास भी कपड़े हैं, लेकिन जब हम यहाँ हैं तो सबके लिए कुछ खरीद लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लूंगी, प्रीति के लिए कुछ और अपने लिए भी कुछ। प्रीति और मैं कपड़े चुनेंगे और तुम्हें बस सहयोग करना है और बिल चुकाना है। बाकी की चिंता मत करो, साक्षी गुप्ता ने निर्णायक रूप से कहा। अर्जुन मल्होत्रा के पास साक्षी गुप्ता से सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। साक्षी गुप्ता के कपड़े चुनने से वह उत्सुक था कि वह उसे कैसे सजाएगी। जल्द ही वे छठी मंजिल पर पहुंच गए। छठी मंजिल पर पुरुषों के कपड़े बिकते थे, लेकिन ग्राहक या तो औरतें थीं या जोड़े। उसे कोई पुरुष अकेले खरीदारी करता नहीं दिखा। लगता था कि ज्यादातर पुरुषों का कपड़ों के प्रति रवैया एक जैसा था, कोई खास चाहत नहीं। अर्जुन मल्होत्रा ने साक्षी गुप्ता और प्रीति अय्यर को उसके लिए कपड़े चुनने दिए, जबकि वह कपड़े ट्राई करता रहा। जल्द ही कपड़े खरीद लिए गए और अर्जुन मल्होत्रा बैग उठाने को तैयार था। तब उसे पता चला कि इस हाई एंड शॉपिंग जगह में ग्राहकों को अपने बैग खुद नहीं उठाने पड़ते। वहां समर्पित कर्मचारी थे जो खरीदारी को नीचे की मंजिल पर एक निर्धारित जगह तक ले जाते थे, जहां ग्राहक जाने से पहले उन्हें ले सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह की चीजें इतनी महंगी थीं। इसके पीछे एक वजह थी। जब बिल चुकाने का समय आया, अर्जुन मल्होत्रा ऐसा करने ही वाला था कि साक्षी गुप्ता ने उसे रोक दिया। उसने जोर दिया कि वह उसके लिए खरीदे गए कपड़ों का बिल चुकाएगी। मूल रूप से वे प्रीति अय्यर को अपने रिश्ते का खुलासा नहीं करना चाहते थे, लेकिन साक्षी गुप्ता के इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रीति अय्यर उलझन में थी। वह कई बार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। क्या वे दोनों वाकई सिर्फ रूममेट थे? क्या वे सचमुच सिर्फ दोस्त थे? क्या वे ज्यादा अच्छे से नहीं घुल मिल रहे थे? क्या ये साक्षी गुप्ता का अर्जुन मल्होत्रा को एक तरफा पसंद करना नहीं था? उनके हाव भाव को देखकर वे इतने करीब क्यों लग रहे थे, जैसे उन्होंने ये कई बार किया हो, और सब कुछ इतना स्वाभाविक था, चाहे उनकी दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अर्जुन मल्होत्रा को साक्षी गुप्ता की हर बात माननी नहीं चाहिए, है ना? इसके अलावा जब अर्जुन मल्होत्रा कपड़े ट्राई कर रहा था, तो साक्षी गुप्ता की उसकी देखभाल में वह कोमलता क्या थी। प्रीति अय्यर को शक था कि उसे जबरदस्ती पीडीए देखने को मजबूर किया जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। प्रीति अय्यर ने जल्दी से अपने विचारों को समेटने की कोशिश की, क्योंकि वह यहाँ आने के बाद से सदमे में थी और हर लहर पहले से ज्यादा तीव्र थी। उसकी समझ में साक्षी गुप्ता एक खूबसूरत लड़की और काबिल औरत को एक ऊंचे स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा के सामने वह इतनी आज्ञाकारी क्यों थी? साक्षी गुप्ता लगातार अपनी सबसे अच्छी छवि दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह बेताब थी कि अर्जुन मल्होत्रा को खुश करे। उसे डर था कि अगर उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो अर्जुन मल्होत्रा उसे पसंद करना बंद कर देगा। ये प्रीति अय्यर की उम्मीदों से बहुत दूर था। उसे लगता था कि अर्जुन मल्होत्रा और साक्षी गुप्ता का आपस में बात करना उसके लिए घातक था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती थी। छठी मंजिल पर खरीदारी खत्म करने के बाद वे 7वीं मंजिल पर गए। यह महिलाओं के कपड़ों का क्षेत्र था, जहां फैशनेबल बाहरी कपड़े और ज्यादा निजी चीजें बिकती थीं। शुक्र है कि साक्षी गुप्ता ने अंडरवियर खरीदते समय अर्जुन मल्होत्रा की राय नहीं मांगी, वरना प्रीति अय्यर को शक था कि वह वहीं बेहोश हो जाती। वहां एक विश्राम क्षेत्र था, जो उन पुरुषों के लिए था जो निजी कपड़ों के सेक्शन में औरतों के साथ जाने में सहज नहीं थे। जैसे ही अर्जुन मल्होत्रा बैठा, एक आदमी उसके पास आया और पूछा, अरे दोस्त, कैसा लग रहा है? इस समय अर्जुन मल्होत्रा वही कपड़े पहने था जो साक्षी गुप्ता ने अभी अभी उसके लिए खरीदे थे। जो कपड़े वह पहले पहन रहा था, उन्हें साक्षी गुप्ता ने फेंक दिया था। अर्जुन मल्होत्रा को उस आदमी के अचानक सवाल का मतलब समझ नहीं आया। हाँ दोस्त, तुम इस पोशाक में कमाल कर रहे हो। क्या यहाँ आने वाले सारे पुरुष वाकई कपड़े खरीदने के लिए नहीं बल्कि औरतों को देखने के लिए नहीं आते? मेरे भगवान दोस्त,
तुम पहले यहाँ नहीं आए हो, है ना? अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया। नहीं, मैं नहीं आया। वह आदमी हैरान था। अर्जुन मल्होत्रा को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई अजूबा हो। अध्याय 34 अमीर पुरुषों और औरतों का तथाकथित खेल। थोड़ी देर बाद वह आदमी आखिरकार बोला, ओह, तो तुम पहले कभी यहाँ नहीं आए? अर्जुन उलझन में था। क्या ये लोग यहाँ सिर्फ खूबसूरत औरतों को देखने आते थे? दोस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ, औरतें इतनी सारी चीजें खरीदती हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। कपड़े, सामान, जो नाम लो, बस बहुत सारा। औरतें वाकई एक डरावना उपभोक्ता समूह हैं। वे यहाँ दिन भर खरीदारी कर सकती हैं बिना थके। इसलिए यहाँ पुरुषों के लिए विश्राम क्षेत्र है। वे तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक उनका सारा पैसा खर्च ना हो जाए। यह एक औरत को परखने की भी अच्छी जगह है। अगर वह खर्च करना बंद न कर सके तो वह औरत नहीं है जिसे तुम चाहते हो। लेकिन अगर वह जानती हो कि कब रुकना है तो तुम उसे कुछ समय तक रख सकते हो। इस आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता हो, लेकिन अर्जुन के लिए इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। साक्षी गुप्ता भौतिकवादी औरत नहीं थी। वह केवल वही खरीदती थी जिसकी उसे जरूरत होती थी, और वह कोई अतिरिक्त चीज नहीं खरीदती थी। उसकी अलमारी इसका सबूत थी। उसके पास बस कुछ जोड़े कपड़े थे और कोई बेकार सामान नहीं था। साथ ही दोस्त, यह मत सोचो कि यहाँ आने वाले सभी जोड़े हैं। यहाँ की मजेदार बात यह है कि कुछ पुरुष जो ज्यादा अमीर नहीं हैं या कंजूस हैं, वे औरतों को यहाँ परखने के लिए लाते हैं। अगर किसी औरत की मांग पुरुष के बजट से ज्यादा हो जाए तो झगड़े के बाद आसानी से ब्रेकअप हो सकता है। ये सुनकर अर्जुन समझ गया। हालांकि अर्जुन पहले आम लोगों के इलाके में रहता था। उसने सुना था कि अमीर लोगों के शकल कितने जटिल होते हैं। ये पुरुषों और औरतों दोनों के लिए जटिल था। कभी कभी पैकेज डिलीवर करते समय उसे कुछ अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था और वह तथाकथित अमीर पुरुषों और औरतों के खेल देखता था। उसे ये दिलचस्प नहीं लगता था। कई अनुभवों और देखने के बाद जब वह साक्षी से मिला तो उसे उसकी अनूठापन ने आकर्षित किया। नतीजतन वह साक्षी को बहुत महत्व देता था। दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो उसकी तरह खूबसूरत और शुद्ध हैं। उसके पास बैठे आदमी को लगता था कि उसके पास कहने को बहुत कुछ है। दोस्त, तुमने आज अपने साथ लाए औरत को कितना पैसा दिया? अर्जुन ने 3 उंगलियां उठाई लेकिन कुछ बोला नहीं। क्या कोई उस पर यकीन करेगा अगर उसने कहा कि यह $300 मिलियन थे? 30,000। उस आदमी ने सुना और फिर सिर हिलाया। ये ठीक है, सिर्फ नयापन के लिए इतना पैसा क्यों देना? दोस्त, तुम कहाँ काम करते हो? तब जाकर अर्जुन समझा कि वह आदमी इतनी घुमावदार बातें करके क्या कहना चाहता था। साक्षी ने जब अर्जुन के लिए कपड़े खरीदे तो बहुत उदार थी और हमेशा सबसे अच्छा खरीदा। लगता था कि उसके पास बैठे आदमी ने देख लिया कि उसके कपड़े सस्ते नहीं थे और वह उससे दोस्ती करना चाहता था। अमीर लोग तरह तरह के डिजाइनर कपड़े खरीदने की वजह होती है। उनकी नज़र में कपड़े उनकी हैसियत दर्शाते हैं। जितना अच्छा वे पहनते हैं उतना ही शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। अगर सिर्फ आराम के लिए होता तो कोई पुरुष यहाँ खरीदारी करने नहीं आता। जो लोग डिजाइनर कपड़े खरीद सकते हैं वे या तो खुद बहुत शक्तिशाली होते हैं या उनके पीछे शक्तिशाली लोग होते हैं। मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ, अर्जुन ने सहजता से कहा। हाँ, वह आदमी स्तब्ध रह गया। उसे अर्जुन से ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। मजाक कर रहे हो? इतने महंगे कपड़े पहनकर पैकेज डिलीवर करते हो? दोस्त, तुम मजाक कर रहे हो? डिजाइनर कपड़े पहनकर पैकेज डिलीवर करना? वह आदमी थोड़ा नाराज था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और अपना फोन निकाला। उसने उस आदमी को कुछ दिखाया और फिर एक क्लाइंट का डिलीवरी से संबंधित मैसेज खोला। उस आदमी को देखकर झटका लगा। मेरे भगवान, तुम वाकई। उस आदमी ने अर्जुन को और ध्यान से देखा और ऐसा लगता था कि डिजाइनर कपड़ों के अलावा उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। खासकर फोन। वह एक पुराना मॉडल था और साफ तौर पर लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा था। माफ करना, मैं वह अमीर इंसान नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। तो फिर तुम्हारा मतलब? उस आदमी ने उलझन में पूछा। मेरी पत्नी ने इन्हें मेरे लिए खरीदा, अर्जुन ने जवाब दिया। उस आदमी ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी की उम्र कितनी है? अर्जुन ने एक पल रुककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझसे थोड़ी बड़ी। साक्षी वाकई अर्जुन से बड़ी थी। उनके घर के रजिस्टर के जन्म तारीखों के अनुसार वह 3 दिन बड़ी थी। परेशान करने के लिए माफी। उस आदमी ने तिरस्कार से अर्जुन की ओर देखा। वह अब अर्जुन से बात नहीं करना चाहता था और अपना सिर फोन में घुसा लिया। अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कोई चिंता नहीं थी। तभी अर्जुन का फोन बजा। आसपास का माहौल इतना शोरगुल वाला था कि सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए अर्जुन ने स्पीकर चालू कर दिया। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। फोन के दूसरे छोर से एक कोमल महिला आवाज आई। हाय, बोलिए, अर्जुन ने जवाब दिया। हम अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन हमने आपके पिछले केस के सभी दस्तावेज देख लिए हैं। संबंधित खर्चों को काटने के बाद
आपको 1,07,05,200 डॉलर मिलने चाहिए थे। आपको वास्तव में कितना मिला? दूसरे छोर वाले ने पूछा। मुझे 100 मिलियन और 700 डॉलर मिले। समझ गया। एक बार जब हम आपसे जानकारी सत्यापित कर लेंगे, हम आपको सारे दस्तावेज भेज देंगे। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हम वह भी तैयार कर सकते हैं। मुझे हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं, बस वकीलों के लिए तैयार करें क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। अर्जुन ने जवाब दिया। ठीक है, समझ गया। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपके कोई और अनुरोध हैं? कोई और अनुरोध नहीं। एक बार वकीलों ने सब कुछ जांच लिया और कोई समस्या नहीं हुई तो मैं जल्द से जल्द भुगतान कर दूंगा। ये कॉल अर्जुन के पिछले केस से संबंधित थी, जिसमें उसके घर को एक किराएदार ने किराया बढ़ाकर बुरे इरादे से इस्तेमाल किया था। कॉल खत्म होने पर अर्जुन ने देखा कि जो आदमी अभी उसे तुच्छ समझ रहा था, वह अब सदमे में भरी नजरों से उसे घूर रहा था। दोस्त, तुम वाकई। वह आदमी बोलने में हिचक रहा था। ओह, यह नकली है। मैंने किसी को अभिनय के लिए पैसे दिए। अपनी प्रेमिका के लिए प्रदर्शन की रिहर्सल कर रहा हूँ। कॉल करने वाला गोल्डन अकाउंटिंग स्टूडियो से था। उस आदमी ने पूछा। अर्जुन थोड़ा हैरान दिखा। हाँ, तुम उन्हें जानते हो? मैं न सिर्फ जानता हूँ कि यह गोल्डन अकाउंटिंग स्टूडियो है, बल्कि यह भी जानता हूँ कि कॉल करने वाली एक बेहद खूबसूरत औरत थी और हमारे शहर में बहुत मशहूर अकाउंटेंट है। अर्जुन को आमतौर पर दिखावा पसंद नहीं था और अब उसके लिए सादगी बरतना और भी मुश्किल था। कुछ महीने पहले मेरी कंपनी के खातों में कुछ समस्याएं थीं और हमने भी उनकी मदद मांगी थी। बेशक हर कंपनी की अपनी खूबियां होती हैं, लेकिन गोल्डन अकाउंटिंग स्टूडियो ज्यादा पेशेवर है। अध्याय 35 जान बचाना बड़ा पुण्य है। उसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गया। मैं लंबे समय से उसका पीछा कर रहा हूं बिना सफलता के, और मैंने उसकी आवाज तुरंत पहचान ली। दोस्त, तुम अपने अभिनय करियर के लिए इतनी शानदार अकाउंटेंट ढूंढने की बहुत दीन मार रहे हो। अर्जुन मल्होत्रा ने लाचार होकर कहा। ठीक है, तुमने मुझे भांप लिया, लेकिन ये भी सच है कि मैं एक डिलीवरी मैन हूँ। यह मेरे कई कामों में से एक है। मेरे पास कुछ संपत्तियां हैं और मैं उन्हें किराए पर देता हूँ। उस आदमी ने पूरी निश्चितता के साथ कहा। असंभव, तुम सिर्फ कुछ संपत्तियां किराए पर देकर ऐसी औरत को नहीं पा सकते। और मैंने अभी सुना कि तुम्हारी किराए की आय 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास काफी बड़ी संपत्तियां हैं। अर्जुन मल्होत्रा हंसा लेकिन कुछ नहीं बोला। यह आदमी काफी चतुर लग रहा था। हालांकि अर्जुन मल्होत्रा को दिखावा करने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। दूसरे उसे कैसे देखते थे, इससे उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। वह बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत आलसी था। अगर उस आदमी में थोड़ी समझ होती तो वह और बात नहीं करता। अनपेक्षित रूप से वह आदमी चुप हो गया और अचानक फिर बोला। दोस्त, क्या तुम अर्जुन मल्होत्रा हो? तुम मुझे जानते हो? अर्जुन मल्होत्रा काफी हैरान था। उसे इस आदमी की कोई याद नहीं थी, फिर भी उसने उसका नाम पुकारा। वह आदमी सदमे में दिखा और खड़ा हो गया। अर्जुन मल्होत्रा के सामने आया और सम्मानपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। ओह, क्या संयोग है मिस्टर मल्होत्रा, मुझे नहीं लगा था कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। अर्जुन मल्होत्रा को इस प्रदर्शन पर थोड़ा लाचारी महसूस हुई और इसे देखना मुश्किल लगा, लेकिन वह उस आदमी का दोस्ताना व्यवहार होने पर सीधे मुंह पर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्जुन मल्होत्रा ने भी अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मुझे खेद है, लेकिन मैं मिस्टर मल्होत्रा, ये सामान्य है कि तुम मुझे नहीं जानते। हम पहले नहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम कपिल राठौर है। मैं समुद्र तट संपदा से हूँ। 4 साल पहले तुमने मेरे परिवार की बनाई कई संपत्तियां खरीदी थीं। तुम हमारे परिवार के लिए जीवन रक्षक हो। तुम्हारे लिए संपत्तियां खरीदना शायद अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए था, लेकिन मेरे परिवार के लिए ये वाकई जीवन बचाने की कृपा थी, कपिल राठौर ने कहा और अर्जुन मल्होत्रा को कई बार झुककर प्रणाम किया। अर्जुन मल्हो ने अपनी यादों को ध्यान से टटोला और जल्दी ही सालों पहले संपत्तियां खरीदने का दृश्य याद आया। वाकई, उसने समुद्र तट संपदा से एक आवासीय क्षेत्र में संपत्तियां खरीदी थीं। उसकी याद के अनुसार उस समय वह आवासीय क्षेत्र डेवलपर के लिए घाटे के कगार पर था। ये स्कूल क्षेत्र का आवास था। तर्कसंगत रूप से इसे बिकने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ हुआ और डेवलपर ने इसमें बहुत पैसा लगाया था। अगर यह बिक नहीं सकता था तो परिणाम भयानक होते। अगर संपत्तियां डेवलपर के पास रहती और पैसा उनका अपना होता तो वे धीरे धीरे इसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन कितने रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर पैसा बैंकों से आता था, और अगर वे संपत्तियां नहीं बेच सकते थे तो वे बैंक के लोन नहीं चुका सकते थे। एक बार फंड की समस्या हो गई और समय पर हल नहीं हुई तो दिवालियापन ही एकमात्र परिणाम होता। कई कारणों से उस समय उस आवासीय क्षेत्र की कीमत अस्थिर थी। कुछ लोगों को लगता था कि यह खरीदने लायक नहीं है, जबकि दूसरों को लगता था कि यह खरीदने लायक है। इतनी सारी राय थी कि कई लोग निर्णय लेने से डर गए।
बैंक के लोन लोगों के मन बनाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए जब अर्जुन मल्होत्रा ने उन संपत्तियों को खरीदा तो उसने ज्यादा पैसा नहीं दिया। सामान्य रूप से उन इमारतों की कीमत कम से कम $1 अरब होती, लेकिन अस्थिर कीमत के कारण अर्जुन मल्होत्रा ने उन्हें आधी कीमत पर खरीदा। अर्जुन मल्होत्रा को काफी सौदा मिल गया था। अरे, इसके लिए कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, अर्जुन मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा, यह स्वीकार करते हुए कि उसने वाकई कपिल राठौर के परिवार से संपत्तियां खरीदी थीं। और कपिल राठौर का अर्जुन मल्होत्रा के प्रति इतना सम्मान करने का कारण ये कि अर्जुन मल्होत्रा ने उनके परिवार की बहुत मदद की थी। इसके अलावा यह था कि अर्जुन मल्होत्रा वाकई बहुत उदार था। कितने लोग इतनी बड़ी नकद राशि तुरंत निकालकर संपत्तियां खरीद सकते थे? कुछ लोगों के पास पर्याप्त संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वे जितना कर्ज चुकाते थे उससे ज्यादा कर्ज में थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी नेटवर्थ नकारात्मक थी। कपिल राठौर के परिवार से इतना पैसा निकालकर संपत्तियां खरीदने में सक्षम होना, और वह भी एक व्यक्तिगत खरीदार के रूप में, इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता था, अर्जुन मल्होत्रा अविश्वसनीय रूप से अमीर था। इसलिए जैसे ही कपिल राठौर को अर्जुन मल्होत्रा की पहचान पता चली, उसने तुरंत अपनी मुद्रा को नरम कर लिया। कपिल राठौर समुद्र तट संपदा के एक अमीर परिवार का बेटा, अर्जुन मल्होत्रा की पहचान जानने के बाद समझ गया कि वह कितना प्रभावशाली था। अर्जुन मल्होत्रा ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, लेकिन उसके पास राठौर परिवार की कभी उम्मीद न कर सकने वाली दौलत थी। कपिल राठौर ने अपनी पहले की मूर्खतापूर्ण हरकतों के बारे में सोचा। क्या अपनी मुद्रा को नरम करके और अच्छे व्यवहार दिखाना बेहतर नहीं था? अर्जुन मल्होत्रा को अचानक एक सवाल सूझा और उसने कपिल राठौर से पूछा, तुम्हारी समुद्र तट संपदा रियल एस्टेट में है, तो तुम्हारे पास अपनी निर्माण टीम होनी चाहिए, है ना? चिंता मत करो, मैं सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ, कपिल राठौर ने जल्दी से जवाब दिया। बेशक, हमारे पास होनी ही चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, तुमने हमारी समुद्र तट संपदा से संपत्तियां खरीदी थीं, तो तुमने उनका ध्यान से निरीक्षण किया होगा। तुम हमारी संपत्तियों की गुणवत्ता के बारे में निश्चिंत हो सकते हो। हालांकि अर्जुन मल्होत्रा जानता था कि कपिल राठौर के शब्द कुछ हद तक अतिशयोक्ति थे, फिर भी उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। वह समुद्र तट संपदा पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन वह सिस्टम की व्यवस्थाओं पर भरोसा करता था। तो ऐसा होने पर वह समुद्र तट संपदा पर भरोसा कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में बहुत सारी संपत्तियां थीं, सिस्टम सिर्फ समुद्र तट संपदा को क्यों चुनता? हाल ही में अर्जुन मल्होत्रा ने एक तथ्य खोजा, सिस्टम जो भी व्यवस्था करता था वह हमेशा सबसे अच्छा होता था। इससे साबित हुआ कि समुद्र तट संपदा रियल एस्टेट क्षेत्र में निश्चित रूप से भरोसेमंद थी। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपको कुछ चाहिए? कपिल राठौर ने पूछा। अर्जुन मल्होत्रा ने कहा, मैं अपनी शादी के लिए एक विला बनवाना चाहता हूँ। आहा, कपिल राठौर थोड़ा निराश हुआ। उनके लिए एक विला बनाना स्वाभाविक था, लेकिन एक शादी का विला कितना बड़ा हो सकता था? उनकी परिवार की संपत्तियां सभी $10 अरब से ज्यादा की थीं। ये बस काफी भव्य नहीं था। जैसे ही कपिल राठौर निराश महसूस कर रहा था, अर्जुन मल्होत्रा ने फिर कहा, अगर मुझसे तुम्हारी मुलाकात न हुई होती तो मैंने इस पर विचार नहीं किया होता। मेरे आदर्श शादी के घर में मैं एक रिजॉर्ट जैसा विला चाहता हूँ, जिसका बजट $10 अरब से ज्यादा हो। अर्जुन मल्होत्रा को पैसे का सटीक अंदाजा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि $10 अरब से ज्यादा की कीमत वाला शादी का घर बनाना आसान